नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर तो समझिए। और आज सबसे पहले बात पीएम मोदी के यूरोप दौरे की। जर्मनी के बाद पीएम मोदी आज डेनमार्क पहुंचे। डेनमार्क में पीएम का स्वागत जिस तरीके से डेनमार्क के पीएम ने किया वो दुनिया में भारत का ताकत की अहमियत बताता है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए कि 3 देशों के ये दौरे भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जैसा भव्य स्वागत पीएम मोदी का हुआ, वैसा ही भव्य स्वागत पीएम मोदी का डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भी देखने को मिला। एयरपोर्ट पर गाजे बाजे के साथ समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। यहाँ डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पीएम मोदी की अगुवाई के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंच गयी। ये पीएम मोदी का जादू ही था कि उनके लिए डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछा दिया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ कोपेनहेगन में पीएम मोदी के स्वागत की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि डेनमार्क के लिए पीएम मोदी का ये दौरा कितनी अहमियत रखता है। डेनमार्क के इस दौरे में पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल के स्तर की बातचीत भी की और कई अहम समझौते भी किए। अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज्वाइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर भी चर्चा की और जर्मनी के बाद डेनमार्क की धरती से भी तत्काल युद्ध विराम कर विवाद का हल बातचीत से निकालने पर जोर दिया। यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। पीएम मोदी अपने 3 यूरोपीय देशों के दौरे में जर्मनी के बाद डेनमार्क पहुंचे थे। यहां से वो फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे और दोबारा जीत के लिए बधाई देंगे। संभव है कि राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात के दौरान भी रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब खबर तो समझिए कि भारत के लिए पीएम मोदी का यूरोप दौरा कितना अहम और फायदेमंद है। पीएम जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस दौरे पर हैं। यूरोपीय संघ के लिए भारत अहम व्यापारिक साझेदार है और कल पीएम जर्मनी दौरे पर थे। जर्मनी भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करने वाला 7वां बड़ा देश है और वर्तमान समय में 1700 से अधिक जर्मन कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं। और आज पीएम मोदी डेनमार्क में हैं। भारत और डेनमार्क के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत में डेनमार्क की 200 से अधिक कंपनियां इस वक्त काम कर रही है। मेक इन इंडिया, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों को आगे बढ़ाने में ये सभी सक्रिय हैं। डेनमार्क में 60 से अधिक भारतीय कंपनियां द्विपक्षीय कारोबारी संबंधों को मजबूत कर रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल है। डेनमार्क में भारतीय मूल के करीब 16,000 लोग रहते हैं। डेनमार्क के बाद पीएम फ्रांस जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते काफी पुराने हैं और फ्रांस जगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भारत को देता रहा है। इसके अलावा उन्नत लड़ाकू विमान राफेल भी भारत के पास पहुंच चुका है। और चलिए अब अगली खबर आपको समझाते हैं। अब बात योगी आदित्यनाथ की। 28 सालों बाद ये पहला मौका है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने घर पे रात बिताएंगे। लंबे अरसे बाद सीएम योगी अपने घर अपने परिवार के बीच पहुंचे। सीएम के लिए गर्म गर्म पकौड़े तैयार थे। घर पहुंचकर योगी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। यहाँ सीएम ने बच्चों को चॉकलेट बांटा, लेकिन सबसे भावुक पल था मां से मुलाकात का।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली दफे अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सबसे पहले पंचूर से करीब 3 किलोमीटर दूर बिथियाणी स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय परिसर में उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान गुरु को याद कर सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखें नम हो गई। दूसरी बार सीएम बनने के बाद योगी का यह पहला उत्तराखंड दौरा है। और चलिए अब खबर तो समझिए। पूरे 5 साल बाद अपनी मां से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। योगी की मां 84 साल की है। 2020 में पिता की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त भी योगी अपने घर नहीं आ पाए थे। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते योगी आदित्यनाथ अपने घर नहीं पहुंच पाए थे। यानी कि कुल मिलाकर इन तस्वीरों को देखकर हम समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये कितना ज्यादा भावुक पल था। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनीतिक दलों के लिए रणनीतिकार की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में खुद जोर आजमाइश करेंगे। उम्मीद है कि पीके कल इसका ऐलान भी कर देंगे। पीके की पारी पर बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है, लेकिन प्रशांत पर फिलहाल नीतीश कुमार पूरी तरह शांत हैं। प्रशांत किशोर बिहार आ गए हैं, राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कुछ बोलिए सर। राजनीति की घोषणा की है पार्टी के लिए सर। प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल एंट्री पर नीतीश कुमार फिलहाल शांत हैं। नीतीश कुमार ईद के मौके पर पटना के गांधी मैदान में पहुंचकर सभी को ईद की बधाई दे रहे थे। तभी मीडिया ने पीके को लेकर जब उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो पहले तो मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाते हुए जवाब देने से मना कर दिया। फिर जाते जाते ये कह दिया कि इन सब चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार आ गए हैं, राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कुछ बोलिए सर। राजनीति की घोषणा की है पार्टी के लिए सर। इधर प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल एंट्री पर सुशील मोदी ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए हमला बोला है और लिखा है कि बिहार में मुख्य धारा के 4 दलों के अलावा किसी नई मुहिम का कोई भविष्य नहीं है। लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक प्रयोग करने या दल बनाने की पूरी आजादी है। इसीलिए देश में सैकड़ों दल पहले से हैं। अब इस भीड़ में यदि कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक नई नहर बनाना चाहता है तो इससे सदाबहार नदियों को कोई फर्क पड़ेगा। दरअसल राजनीतिक दलों के लिए रणनीतिकार की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में खुद जोर आजमाइश करने वाले हैं। बुधवार को पीके इसका आधिकारिक ऐलान भी कर सकते हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। कल पीके अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। पीके ने राजनीति में आने का प्लान बना लिया है और अब सीधे तौर पर पीके सियासत भी करेंगे। पीके ने अपनी पार्टी का नाम तक तय कर लिया है। पीके की पार्टी का नाम जन स्वराज हो सकता है। तो सवाल है कि क्या पीके कोई फ्रंट बनाएंगे? क्या पीके यात्रा पर भी निकलेंगे? नीतीश कुमार ने बोल दिया है कि उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस से पीके ने नाता तोड़ दिया है और बिहार में पहले भी पीके प्रयास कर चुके हैं। साल 2020 में उन्होंने बिहार में अपनी मुहिम बात बिहार की शुरू की थी। उस मुहिम के जरिए वो युवाओं को गोलबंद करने वाले थे, लेकिन उनकी ये मुहिम फ्लॉप हो गई और कुछ ही महीनों में उसका नामो निशान तक मिट गया। उससे पहले भी प्रशांत किशोर जेडीयू से जुड़े थे। वे जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी से निकलना पड़ा था। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। इसके बाद उन्हें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और एक बार फिर पीके नए प्लान में है कि पहले से मौजूद आरजेडी एनडीए का विकल्प बनकर वो सामने आए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई आरजेडी और एनडीए का विकल्प बन पाएंगे प्रशांत किशोर? और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं शराब की। बिहार में जमीन से लेकर आसमान तक शराब की निगाहबानी हो रही है। शराब तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं। बावजूद इसके माफिया अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। आज पटना में 1-2 नहीं बल्कि 50 लाख की विदेशी शराब पकड़ी गई। तस्करों ने ऐसी तरकीब अपनाई थी जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इन बोरियों को देखकर
आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसमें है तो है क्या। इतनी बोरियों को हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? इन बोरियों के जरिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन जब आप इन सफेद बोरियों में छिपे काले सच को जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन बोरियों में शराब है, वो भी 1-2 कार्टन नहीं बल्कि 40 से 50 लाख की शराब, जो राजधानी पटना में पकड़ी गई। उत्पाद विभाग की टीम, मद्य निषेध विभाग की टीम अलर्ट मोड में थी और देखिए पकड़ा गया एक ट्रक शराब। तकरीबन 500 कार्टून है और इस शराब की कीमत 40 से 50 लाख रुपए बताई जा रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी मद्य निषेध विभाग की टीम के लिए। तस्करों ने इतने करीने से ट्रक में शराब की बोतलों को छुपाया था कि कोई भी चकमा खा जाए। ट्रक के आगे और पीछे कपड़े की बोरियों को रखा गया था और बीच में छोटे छोटे कार्टन थे जिसमें ब्रांडेड कंपनियों के शराब की बोतलें थी। बोरियों में कपड़े रखे गए हैं, आप तस्वीरों में देखिए। ये देखिए जो अधिकारियों दिखा रहे हैं कि इन बोरियों में कपड़े रखे गए थे, नए कपड़े भी हैं, और बिल्कुल कपड़ों की आड़ में शराब की तस्करी चल रही थी। एक बड़ा खुलासा मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम द्वारा किया गया। और देखिए कपड़ों की ये बोरियां हैं, ये भी तकरीबन 40 से 50 होगी ये बोरियां, ये 100 के आसपास जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। और इस 100 बोरियों की आड़ में नीचे में शराब के कार्टून रखे गए थे। तो जो शराब के तस्कर हैं वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड में है। जिस ट्रक में शराब की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है, अब जरा उसका नंबर देखिए, UP11 BT 1915, मतलब ट्रक यूपी का, माल हरियाणा का और तस्करी शराबबंदी वाले राज्य बिहार में। ये अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कहां से माल आई है। नंबर तो ट्रक पर यूपी का है, हो सकता है, उसको पूरी पहचान कर लेते हैं यूपी से है या और भी आगे से आया हो। ट्रक तो नेशनल परमिट के तहत चलती है। मार्केट वैल्यू क्या है इसका? मार्केट वैल्यू में लगता है कि 40 लाख के लगभग जरूर होगा, 40 से 50 लाख के बीच। 40 से 50 लाख के बीच। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई मद्य निषेध विभाग की पूरी टीम, उत्पाद विभाग की इस वक्त जो भी है वो हरियाणा मेड माल है। हरियाणा में सेल फॉर इन हरियाणा लिखा हुआ है। तो क्या लगता है यूपी को शेल्टर बनाया जा रहा है क्या? यूपी हरियाणा से यूपी, यूपी से फिर बिहार। ये सेंटर की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार में बार बार मैं सभी को इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी लोग आ रहे हैं लेकर के, खास करके बिहार में सप्लाई कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपराध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये उत्पाद विभाग और पुलिस की बड़ी कामयाबी है, लेकिन सवाल ये भी है कि यूपी से इतनी बड़ी खेप बॉर्डर क्रॉस कर राजधानी तक पहुंची कैसे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। बिहार में पिछले 6 सालों से शराबबंदी है। शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और हर हाल में सीएम बिहार को नशा मुक्त रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी है। चौकीदार से लेकर डीजीपी तक की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगहबानी भी की जा रही है। बॉर्डर पर भी सख्ती है, लेकिन सवाल है कि शराब की खेप बॉर्डर कैसे पार कर गई। इन तमाम तस्वीरों को सामने देखते हुए समझा जा सकता है कि भले ही सरकार की तरफ से काफी कोशिशें की जा रही हो, लेकिन शराब तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और देश का चौथा और बिहार का सबसे बड़ा श्री राधा बांके बिहारी इस्कॉन मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने मंदिर का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश ने राधा कृष्ण की आरती भी उतारी। अक्षय तृतीया के मौके पर इस्कॉन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियों की स्थापना की गई। भगवान की भक्ति में भक्त झूमते नजर आए। हरे कृष्णा हरे रामा के बोल पर भक्त झूमते नजर आए और इस मंदिर को आस्था के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित किया जाना है। और अब आप ये जानिए कि पटना का इस्कॉन मंदिर कैसे खास है, मंदिर में किस शैली का प्रयोग किया गया है, सब कुछ जानिए इस पूरी रिपोर्ट में।
राजधानी पटना में देश का चौथा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। ये मंदिर इतना भव्य और दिव्य है कि इसकी खूबसूरती को शब्द देना आसान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में रमने वाले भक्तों के लिए ये मंदिर आध्यात्मिक आनंद का सबसे पुण्य स्थान साबित होने जा रहा है। बिहार का गौरव इस्कॉन मंदिर का आज भव्य उद्घाटन होगा। भगवान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कर लिया गया है। भक्तों का जन सैलाब पटना स्थित इस्कॉन मंदिर में देखने को मिल रहा है। देश विदेश से कृष्ण भक्त मंदिर में पहुंचे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा की धुन से पूरा मंदिर परिसर गुंजयमान हो रहा है। पटना के बुद्ध मार्ग में बने इस इस्कॉन मंदिर को 100 करोड़ की लागत से 11 साल में तैयार किया गया है। नागर शैली में बने इस भव्य मंदिर की खासियत सिर्फ यही नहीं कि इसे बनाने में 1 दशक से ज्यादा का समय लगा, बल्कि इस मंदिर की भव्यता से जुड़े कई और ऐसे तथ्य हैं जो आपको बांके बिहारी और राधा रानी के चरणों में खींच लाएंगे। 84 खंभों वाला देश का तीसरा मंदिर। मथुरा के नंद भवन की तरह मंदिर का निर्माण 84 खंभों पर किया गया है। इसी के साथ 84 खंभों पर बनने वाला ये देश का तीसरा मंदिर हो गया है। पटना के इस्कॉन मंदिर के अलावा राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा का मंदिर और मथुरा का नंद भवन मंदिर 84 खंभों पर बना है। हिंदू धर्म में 84 योनि का वर्णन है, इसलिए मंदिर में 84 खंभे बने हैं। इनकी एक बार परिक्रमा करने पर जीवन के 84 योनि के चक्र से बाहर निकला जा सकता है। मंदिर का ताजमहल कनेक्शन। इस मंदिर का ताजमहल से भी कनेक्शन है। दरअसल इस मंदिर को ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के वंशजों ने बनाया है। मंदिर की गौशाला में 500 से अधिक गाय। इस मंदिर में एक गौशाला भी बनाई गई है जिसमें 500 से अधिक की संख्या में गाय रखी गई हैं। जानकारी के मुताबिक उन्हीं गायों के दूध से भगवान के लिए प्रसाद बनाकर उन्हें भोग लगाया जाएगा। उसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। इस मंदिर में एक साथ 5000 लोग बैठ सकते हैं। 2 एकड़ में बने इस 4 मंजिला मंदिर को सेमी अंडरग्राउंड बनाया गया है, जिसमें एक भक्ति कला क्षेत्र है। फर्स्ट फ्लोर पर प्रसादम हॉल है, जहां 1000 तक लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। अतिथियों के ठहरने के लिए 70 कमरे। मंदिर में प्रसाद तैयार करने के लिए मॉडर्न किचन बनाया गया है। यहाँ अत्याधुनिक उपकरणों के साथ भगवान श्री बांके बिहारी की लीलाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। मंदिर परिसर में ही गोविंदा रेस्टोरेंट बनाया गया है। इस रेस्टोरेंट में शुद्ध शाकाहारी व्यंजन मिलेगा। वहीं मंदिर परिसर में 70 कमरों का अतिथि गृह बाहर से आए लोगों के ठहरने के लिए बनाया गया है। मंदिर में एक लाइब्रेरी भी है, जहां स्वामी प्रभुपाद और वेद व्यास रचित ग्रंथ रखे जाएंगे। भव्यता और दिव्यता के नए आयाम स्थापित करने वाला ये इस्कॉन मंदिर पूरे बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक उपहार है, जिसके प्रांगण में घुसते ही आपको सुविधा और सुकून के साथ ही भगवान के दिव्य दर्शन भी होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।